दिस इज लेक्चर नंबर 10th ऑफ वर्क पावर एनर्जी। और इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि आपके पास एक पुली है, पुली से स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री का, और यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक है। तो आपको बोला है कि इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करते हैं। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का क्या हो गया, 0। ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन, और आपको बोला कि जब ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है इंक्लाइन प्लेन पे, 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है इंक्लाइन प्लेन पे, तो फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। तो आपको बताना है कि यहां जो सरफेस पे फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट बताना है। डन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में पहले आप ऑब्जर्व करिए कि ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो देखिए ब्लॉक पे नीचे लगेगा ग्रेविटी mg sin 37, और ब्लॉक नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि जो सरफेस है आपका वो रफ सरफेस है। डन। तो ये दो फोर्स हो गया। अब तीसरा फोर्स देखिए, जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आएगा, यानी 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो स्प्रिंग में भी तो स्ट्रेच जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगा। यानी यहां तीन फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो नीचे ग्रेविटी mg sin 37, ऊपर फ्रिक्शन, और फिर ऊपर ही स्प्रिंग फोर्स। यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटी का वर्क डन देखिए, ग्रेविटी नीचे mg sin 37, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इसलिए ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, दैट विल बी mg sin 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x। फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आएगा क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शन फोर्स को लिखते हैं म्यू के इंटू एन। और आपको पता है नॉर्मल जो है यहाँ mg cos 37 के बराबर होगा, और म्यू के आपको यही निकालना है, इंटू डिस्प्लेसमेंट है x। और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन हमेशा निगेटिव, यानी -12 kx²। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0। यहां से आप वैल्यू पुट कर करके आप म्यू के कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि कन्वेयर बेल्ट जो है वो v0 स्पीड से मूव कर रहा है, और इस पे हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक को स्लोली रिलीज करते हैं, जेंटली इस पे रखते हैं। यानी ब्लॉक का इनिशियल x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 कहना चाहता है आपसे। अब आपको बोला कि यहां ब्लॉक और जो कन्वेयर बेल्ट के बीच का फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट आपको म्यू गिवन है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्लॉक अटेन्स मैक्सिमम स्पीड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट ड्यूरिंग द ब्लॉक अटेन्स मैक्सिमम स्पीड। अब आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए, आपके पास ये दो है, आप वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने इस ब्लॉक को यहां जेंटली रखा, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 0 है। तो ड्यू टू इनर्शिया ये ब्लॉक क्या कहना, रेस्ट पे रहना चाहेगा, क्योंकि हमने इसको जेंटली ड्रॉप किया है। पर सिंस यहां पे ब्लॉक और कन्वेयर बेल्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो रिलेटिव मोशन होगा तो ब्लॉक का टेंडेंसी पीछे जाने का होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वहां फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। डन। क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मास बॉडी रेस्ट पे रहना चाहता है, पर कन्वेयर बेल्ट आगे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन होगा, ब्लॉक पे आगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इतना बात समझ में आया। और फाइनली एक टाइम क्या होगा, ब्लॉक मैक्सिमम वेलोसिटी अचेंज करेगा, जो कि कन्वेयर बेल्ट के वेलोसिटी के बराबर आएगा। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट, यानी कि v0। अब आप देखिए यहां तो एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो उसका वर्क डन लिखते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0, फाइनल काइनेटिक हो जाएगा, ब्लॉक का वेलोसिटी v0 हो गया हाफ m v0², और वर्क डन बाय फ्रिक्शन लेंगे म्यू के इंटू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। डन। तो यहां से देखिए मास से मास खत्म, तो यहां से जो देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया v0² अपॉन 2 म्यू के जी। एक बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम यहां से वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहां से आ जाएगा, और आपके पास यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
सो इसी क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट इज जीरो, क्योंकि हमने जेंटली ड्रॉप किया था. सो ड्यू टू इनर्शिया द ब्लॉक टेंड्स टू मूव बिहाइंड relative to the belt. So kinetic friction act on it in the direction of motion of belt which speeds up the block until speed becomes equal to the belt, जो कि v नॉट के बराबर था. नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. देखिए मैकेनिकल एनर्जी को आप ई से डिनोट करते हैं. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बुलाते हैं. डन. और आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा. सो यहां से लिख सकते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. डन. अब देखिए हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मान लेते हैं किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक हाइट h पे एक बॉडी यहां पे है जिसका मास m है. तो अभी इसका वेलोसिटी जीरो है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी नॉन जीरो होगा, यानी कि उस बॉडी के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा. अब मान लेते हैं इस बॉडी को आप यहां से ड्रॉप किए और यहां पे जब ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंचा, इसको रेफरेंस मानते हैं, तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा. तो अगर हम यहाँ पे वापस से यहाँ पे ये इक्वेशन लगाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कुछ है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉन जीरो. तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना भी हो या पोटेंशियल एनर्जी ना भी हो. सो बॉडी कैन हैव मैकेनिकल एनर्जी विदाउट हैविंग ईदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. या तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तब भी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा, या बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तब भी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा. अब हम बात करते हैं कि एक बॉडी के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कब जीरो होगा, कौन से केस में जीरो होगा. तो आप बोलते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब आप ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी आपको जीरो करना है, तो आप तो एक तो कर सकते हैं कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों जीरो कर दीजिए, तब आपके पास टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा. तो पहला केस यही है कि अगर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा. दूसरा केस सुनिए. अब हम क्या करते हैं, दूसरे केस में जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को जीरो करेंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम निगेटिव कर दिए. डन. और काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने क्या किया, इसका जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर ले लिए. तो अब आप देखिए ये पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होगा साहब, हमेशा. काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी कैसे निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है? स्पीड कैसे निगेटिव होगा किसी पार्टिकल का? कभी आपने सुना है किसी पार्टिकल का स्पीड निगेटिव में जा रहा है? समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा. और पोटेंशियल एनर्जी हमने कंडीशन लेके रखा है कि नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों वैल्यू बराबर, तो ये जीरो हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज जीरो. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज जीरो, इसका मतलब या तो इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, या दोनों नॉन जीरो होगा, बट कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए. आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? आप क्या करिए, आप यू को इधर लेके आइए, तो ई माइनस यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी काइनेटिक एनर्जी शुड ऑलवेज बी या तो ग्रेटर देन जीरो
यानी पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देख सकते हैं अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ई माइनस यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डन। तो यहां से आपसे यह पता चलता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। डन। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब ये जो पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका क्या मतलब है ये सीखिए। देखिए, पहला जो पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसको हम इस इक्वेशन से समझा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव करते हैं और मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो लीजिएगा, तब भी मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव। या आप यू बोल दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेते हैं, तब भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव। आइए अब इस लाइन को समझते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इस पॉइंट को आइए समझते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव कर दिया। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आप नेगेटिव कर देते हैं, और अगर हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो अब आप देखिए E इज इक्वल टू के ई प्लस यू। डन। तो अब आपने क्या कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव लिया है और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इससे ज्यादा है या इसके बराबर है, तो और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर इसके बराबर है तो मान लेते हैं यहां पे U पॉजिटिव रखिएगा, इसको आप निगेटिव रखे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो के बराबर आएगा। और अगर आप इससे बढ़ा लेते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ा आएगा इसके कंपैरिजन में, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया आपको? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये कब है, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इस सिस्टम को अनबाउंड सिस्टम बुलाते हैं। पार्टिकल का टेंडेंसी होता है फील्ड को एस्केप करना। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से कंडीशन में पार्टिकल का ये टेंडेंसी होता है फील्ड को एस्केप करना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुआ और ये वैल्यू या तो इसके बराबर है, ये वैल्यू जो कि पॉजिटिव वैल्यू है इससे कम हो जाए, ये तो नेगेटिव ले रहे हैं, ये वैल्यू इससे कम हो जाए, तो देखिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी लेस देन जीरो है, इसका मतलब होता है कि सिस्टम बाउंड है। अगर सिस्टम बाउंड है तो पार्टिकल कभी एस्केप नहीं करेगा फील्ड से, और इसका एग्जांपल है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं किसी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है। अच्छा, मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी। अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो पार्टिकल के पास ऑब्वियसली मास होगा पर वेलोसिटी जीरो होगा। इसका मतलब पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। पर हो सकता है कि पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी हो, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी पार्टिकल के पास हो सकता है। So if a body doesn't possess linear momentum, still it can have mechanical energy. इसको प्रूव करता है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर पार्टिकल के पास जो लीनियर मोमेंटम है वो है, पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम प्रेजेंट है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। और अगर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है और मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेते हैं निगेटिव, तो बताइए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये इसके बराबर है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर है, ये पॉजिटिव इसको निगेटिव ले रहे हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इफ अ पार्टिकल पोजेस लीनियर मोमेंटम, यहां पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम था तभी तो काइनेटिक एनर्जी था।
स्टिल इट्स मैकेनिकल एनर्जी मे बी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है उसके मैग्नीट्यूड का, और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ले रहे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो आएगा। और जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है या बुलेट को फायर करते हैं, तो जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है या बुलेट को फायर करते हैं, तो इस केस में पार्टिकल जो सिस्टम है उसके पास लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, but still it can have kinetic energy. So if a system of particle does not possess linear momentum, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन में लीनियर मोमेंटम नहीं होता, still system can have kinetic energy. नहीं, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम को अभी हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। आप वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डन। अब मान लेते हैं आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में है ही नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो एनर्जी लॉस करवाता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, वो नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं, ये दोनों जीरो है। तो क्या आप बोल सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल बोल सकते हैं। और आपको पता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा है तो वो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आप बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और इसी को बुलाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और ये तभी अप्लाई करते हैं जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो और एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको इधर लेके आएंगे तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इसको टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ये तभी हम अप्लाई करेंगे, ओनली एप्लीकेबल इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव ऑल्सो वर्किंग देन मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व करेंगे जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो और एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो।